ओके, देखिए निम्न में कौन से मीथियोनिन के टेक्टेटस के से सही रूप में से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हमने देखा था ए सी डी सही है ना। ए, द वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट, यस। स्टेट ऑफ अफेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। लास्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर गिवन। तो आंसर ए सी डी होगा। यहां तक हम लोगों ने कल देख लिया था। आइए 121 देखना है आज। फ्रेगे इन हिज पेपर सेंस एंड डिफरेंस गिव्स एन अकाउंट ऑफ मीनिंग विच इंप्लाइज द फॉलोइंग। तो फ्रेगे ने अपने लेख सेंस एंड डिफरेंस में अर्थ का वृत्तांत प्रदान किया है जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं। तो क्या क्या है देखिए। भाव, सेंस एंड रेफरेंस के बीच भेद सभी प्रकार के वाक्यों में प्रयुक्त होता है। तो सेंस और रेफरेंस का जो डिस्टिंक्शन है, जो भेद है, वो वाक्यों में भी होता है। सर विषय, देखिए सेंस और रेफरेंस, अर्थ और संदर्भ का जो अंतर है वो केवल शब्द में ही नहीं होता, वाक्य में भी सेंस और रेफरेंस का अंतर होता है। तो पहला वाला सही है। बाय यूजिंग साइन वी एक्सप्रेस अ सेंस एंड डिनोट अ रेफरेंस। संकेत का प्रयोग हम भाव अभिव्यक्त करते हैं तथा किसी संदर्भ को निरूपित करते हैं। ये दूसरा ना। संकेत देखिए, साइन का हम साइन का यूज एक्सप्रेस करने के लिए और एक्सप्रेस सेंस, सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और रेफरेंस क्या होता है कि डिनोट करने के लिए। तो ये भी सही है ना। तीसरा क्या है, एवरी साइन वुड हैव ओनली वन सेंस। देखिए प्रत्येक संकेत का केवल एक ही भाव होता है। तो ये भी सही है, प्रत्येक संकेत का केवल एक ही भाव होता है। देखिए अलग अलग संकेतों का रेफरेंस एक हो सकता है, लेकिन एक साइन के कई सेंस नहीं होते, एक साइन के कई सेंस नहीं होते। तो यहाँ पे तीसरा सही है। अब लास्ट देखिए, एवरी सेंस शुड हैव ओनली वन साइन। तो वन साइन नहीं होता है ना। तो आंसर क्या हो गया, ए बी सी, है ना। एक ही सेंस को अलग अलग संकेतों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, एक ही साइन नहीं होता। तो लास्ट वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ए बी सी। देख लीजिए। साइन मतलब सिंबल, जैसे कि शब्द वीनस, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सब सर। हाँ, साइन मतलब सिंबल, प्रतीक। सर तो वीनस का सेंस हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों क्यों नहीं ले सकते हैं? मतलब एक साइन के दो सेंस क्यों नहीं हो सकते हैं? देखिए जैसे जो वीनस है ना, ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग वीनस अपने आप में क्या है, रेफरेंस है ना। और मॉर्निंग स्टार क्या सेंस है, इवनिंग स्टार सेंस है, यही ना। तो कौन से ऑप्शन में आपको प्रॉब्लम है? सर सी डी में प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, प्रत्येक संकेत का केवल एक ही भाव होता है, तो ये तो ठीक है। एवरी साइन वुड हैव ओनली वन सेंस। मतलब सी वाले में क्या दिक्कत है? मतलब सर डी इंग्लिश वाले में। में, हाँ, इंग्लिश का ये रहा। सर जैसे इसमें लिखा है एवरी साइन वुड हैव ओनली वन सेंस, इसका ठीक है, मतलब अगर मैंने एक साइन ले लिया वीनस, हाँ ले लिया। उसका क्या सिर्फ एक ही सेंस होगा? उसके तो दो सेंस हो सकते हैं। या तो वीनस, अगर मॉर्निंग स्टार को भी मैं वीनस बुला सकती हूँ और इवनिंग स्टार को भी वीनस बुला सकती हूँ। मतलब वीनस का अर्थ तो दो तरीके से हो सकता है ना सर, तो दो सेंस नहीं होंगे इनके। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि अच्छा चल ये क्लियर। हाँ हाँ हाँ, हाँ देखो, जो पहले जो साइन है ना, साइन वो रेफरेंस है, ये क्लियर है बात। अच्छा जो जी सर। हाँ, जो साइन है ना वो रेफरेंस है, और सेंस जो है वो सेंस है।
हम किसी वस्तु के बारे में कोई बात कर रहे हैं ना, तो एवरी साइन वुड हैव ओनली वन सेंस ना। तो अच्छा, लेकिन ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, हमको भी इसी बात को लेकर कन्फ्यूजन था, लेकिन एवरी शुड हैव वन साइन, एवरी सेंस शुड हैव वन साइंस। ये बहुत बढ़िया, मतलब हमको भी तो ये पूछना लेते हैं भानु सर से ना, कि भाई जो सेंस होता है वो दो चीजों के लिए, इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साइन एक होगा ना, जैसे मान लीजिए कि रोड पर एक वो है, क्या कहते हैं, रेड है और एक ब्लू है ना, ग्रीन है, तो ग्रीन जाने के लिए है और रेड जो है वो आपका रुकने के लिए है। ठीक है, तो भाई एक ही तो साइन है, सेंस अलग अलग कैसे होगा, ये भी बड़ी बात है। उसका सेंस एक अलग अलग कैसे बनेगा भाई? रेड है तो रेड ही का होगा, रेड होगा, एक ही ना होगा, क्यों बोलो सर? हाँ, है भाई, हमारे लिए रेड है तो रेड का सेंस रेड ही बनेगा। तो रेड क्या है? वो रिफरेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेड का रिफरेंस ये है कि भाई वो आपको रुकना है, और ग्रीन वाला है जो आपको चल देना है। तो सेंस तो यही बनता है, नहीं भाई, रुकना है और चले जाना है। क्यों? ये भानु समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें हाँ सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे रेफरेंस हमारा हो गया वीनस, और उसका एक सेंस होगा, उसका एक मतलब होगा, और उस मतलब के लिए जब हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, अगर मैं किसी सेंस के लिए एक्सप्रेशन यूज करूंगा, अगर मैं यूज कर रहा हाँ हूँ एक्स, या हाँ हाँ, मैं ठीक है ठीक है। मैं यूज कर रहा हूँ वाई, तो ये जब एक्स वाई की बात कर लेते हैं तो कहते हैं कि एक सेंस के लिए हम एक ही साइन यूज कर सकते हैं, या एक 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 साइन के लिए एक ही सेंस होगा। यानी जैसे मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है तो वो जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी वो हर किसी के लिए वही होता है, लेकिन हर किसी के लिए वो अलग अलग आइडिया के रूप में हो जाता है। तो अगर हम साइन को एक आइडिया की तरह देख लें और ये समझ लें कि सेंस जो होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है, लेकिन उस सेंस के लोग अपने अपने मतलब निकालते हैं, तो साइन जो हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक जगह पे खड़े हुए हैं और सूरज की परछाई जो है किसी आईने पे बन रही है, और जब वो आईने पे बन रही है तो आईने पे हम सूरज को देख रहे हैं, और जब हम सूरज को देख रहे हैं तो चार लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। कोई सूरज को किसी और तरीके से समझेगा, कोई और तरीके से, लेकिन सबके लिए सूरज एक और हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जैसे एक ट्री के फॉर्म में होता है ना, कि वो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरह बढ़ते जाते हैं। तो एक का कई डिवीजन होता है, यानी सेंस के कई सारे साइंस हो सकते हैं, लेकिन एक एक साइन के लिए एक ही सेंस होगा। सेंस अलग अलग नहीं हो सकते हैं, साइन अलग अलग हो सकते हैं। नहीं नहीं, हो गया हो गया, नहीं नहीं, वो अब मिल गया जो सवाल का जवाब था आकृति। अब देखो, सही बोले हैं। देखिए, ये जो इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार की बात हो रही है ये सेंस है, लेकिन जो साइन की बात है वो क्या है? वो आपका ये है, वीनस है। ठीक है, तो भाई सेंस तो ये बना ना कि इवनिंग का मॉर्निंग स्टार दोनों का अलग अलग। तो ये कह रहा है कि एवरी सेंस शुड हैव वन साइन। नहीं, वन साइन का एक से दो अलग अलग सेंस हो सकते हैं। इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार एक व्यक्ति, ये शुक्र के लिए कहा जा सकता है, वेनस के लिए। ये बात समझ में आई? हाँ सर, मतलब एक साइन का एक से हो सकता है। हाँ एक, हाँ ये क्यों गलत है, फोर्थ वाला आप समझ में आया भाई। एवरी सेंस शुड हैव ओनली वन साइन, नहीं, साइन का एक से ज्यादा सेंस हो सकता है। सेंस का मतलब इन द सेंस की, ये अभी जो हम लोगों ने बात किया इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार वेनस के लिए, तो एक से ज्यादा हो सकता है सेंस ना। यस सर। हाँ ये बात है, समझ में आ सर गया मैं सब? जैसे सर एक से ज्यादा होगा तो सी गलत नहीं हो जाएगा नहीं, उसमें? इसलिए तो गलत है फोर्थ वाला ना। नहीं सर, इसका कौन सा सी। सही है? ABC सही है ना इसका आंसर? हाँ सर, और सी में क्या है? एवरी साइन वुड हैव ओनली वन।
अच्छा, थोड़ा सा इस तरह का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है जो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और वीनस का। तो उसमें जो साइन है वो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार ना। ये साइन है, प्रतीक है, चिन्ह है। और सेंस क्या है? ये चमकने वाला तारा। और रेफरेंस क्या है? वीनस है। तो अ, इस एग्जांपल को लेके देखिए। तो देखिए, एवरी साइन वुड हैव ओनली वन सेंस। प्रत्येक संकेत का केवल एक ही भाव होता है। तो यहाँ पे साइन का देखिए, साइन मॉर्निंग स्टार है, इसका सेंस केवल एक है, चमकने वाला तारा ना। लेकिन अगर इसको फोर्थ वाला देखिए, एवरी सेंस शुड हैव ओनली वन साइन। ये सेंस क्या है? एक चमकने वाला तारा है। तो कह रहा है ओनली वन साइन, तो ओनली वन साइन नहीं है। चमकने वाले तारे को हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। तो कम से कम दो तो हो गया। तो लास्ट वाला जो है एवरी सेंस, सेंस क्या है? चमकने वाला तारा। एवरी सेंस शुड हैव ओनली वन साइन, तो वन साइन नहीं है यहाँ पे। कम से कम दो साइन तो मिल ही गया ना, एक मॉर्निंग स्टार, एक इवनिंग स्टार। हाँ सर, अब क्लियर हो रहा है। सर इसका एक एग्जांपल और मैंने शायद कहीं पढ़ा था, उसमें ऐसा था कि हाँ। उन्होंने एक एग्जांपल दिए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो रेफरेंस कर दिया था, और उसका ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर जो उसको सेंस कर दिया था। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि जो रेफरेंस है एपीजे अब्दुल कलाम वो कांस्टेंट है, बट जो सेंस वो चेंज हो रहा है। हाँ। जी सर, ऐसे रेफरेंस के 2 सेंस, 3 सेंस, 4 सेंस हो सकते हैं। उसी तरीके से सेंस को जब हम आगे वेरिफिकेट करेंगे तो वहां पर साइन अलग अलग हो जाएंगे सेंस के। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर रेफरेंस को रख लीजिए। रेफरेंस के कई सारे सेंस हो सकते हैं, 2-3। अब सेंस पे आ जाइए, एक सेंस के कई सारे साइंस हो सकते हैं, लेकिन साइन के एक ही सेंस होगा, अलग अलग नहीं होंगे वो। तो वो वैसा हो जाता है ना कि ऊपर से नीचे जाने वाला और नीचे से ऊपर जाने वाला। वो ऐसे आप अगर समझ पाए इसको तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सर हाँ, साइन और रेफरेंस का अंतर क्या है? रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस है ना। यस सर, यस। सर इसको अब्दुल कलाम का जो उदाहरण दिए थे उसके थ्रू यदि हम समझे तो रेफरेंस हो जाएगा अब्दुल कलाम, और जो उसके राष्ट्रपति थे भारत के पहले एक साइंटिस्ट थे, ये उनके सेंस हो जाएंगे सर। हाँ हाँ, इसी तरीके से होगा, ऐसे ही होगा। आप समझ रहे हो कि वो राष्ट्रपति थे, कोई और समझ रहा है कि कि वो वो एक एक पर्सन की तरह थे। हाँ, वो साइंटिस्ट थे। जी कोई और जी किसी और किस तरीके से लिए, अलग अलग सेंस हो गए। जी अब जी। उनको समझने के लिए, एक सेंस को समझने के लिए कई सारे साइंस हो सकते हैं, उसको आप कई सारे सिंबल से समझ सकते हो आप। जी जी। हाँ। लेकिन साइन का एक साइन है तो उसका सेंस एक ही होगा, लेकिन एक सेंस के कई सारे साइंस हो सकते हैं। आप एक चीज को कई तरीके से समझ सकते हो, ये चीज कहना चाहते हैं। भाई से जी आप इवनिंग स्टार कहिए या मॉर्निंग स्टार कहिए, सेंस जो है वो वेनस के लिए ही है, रेफरेंस के लिए ही है, किसी दूसरे चीज के लिए नहीं है। हाँ। तो मालिका दीदी काहे अपना माइक ऑन करके रखी है? चलिए, तो सुझाव यही बात थी कि साइन क्या था? वो सिंबल है या शब्द है? सेंस क्या है? समझने का तरीका है। से रेफरेंस क्या है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आप चार्ट चाहे तो बना सकते हैं। चलिए, तो आंसर यहाँ पे ए बी सी। सर थोड़ा सा नीचे करेंगे सर। हम्म। जी सर। देखिए नेक्स्ट क्या है? क्वाइन इन टू डॉगमास इम्प्रिसिज्म had to target of his attack. Which among the following statement mark is it correctly? तो क्या है कि क्वाइन ने टू डॉगमास ऑफ एम्फिसिज्म में खंडन के लिए दो लक्ष्य निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन इसे सही रूप में अभिव्यक्त करते हैं? तो जो दो मताग्रह हैं वही पूछ रहा है, तो आप बता पाएंगे कौन सा है? सर इंग्लिश। इंग्लिश।
इसका एक तो फर्स्ट हो जाएगा, देखिए, ए बिलीफ इन सम फंडामेंटल क्लीवेज बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक ट्रूथ ऑफ अ डॉगमा। क्वाइन जो इनके पहले देखिए दो तरह के अनुभववादी हुए, एक जो ट्रेडिशनल थे लॉक बर्कले ह्यूम, और एक जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे एयर लोग ना। तो जो पहला है उन्होंने इनके अगेंस्ट दिया लॉक बर्कले ह्यूम के, तो इन्होंने बताया कि हम सेंस और नहीं, हम सिंथेटिक और एनालिटिक का जो स्टेटमेंट है, जजमेंट है, वो जो अंतर किया गया है एक्चुअली में वो अंतर नहीं है। पहले क्या हो कहा जाता था देयर इज अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन एनालिटिक एंड सिंथेटिक ट्रूथ। तो क्वाइन इसको रिजेक्ट करते हैं। पहला तो ये हो गया, है ना। दूसरा हो गया दूसरा जो एयर कहते थे कि सत्यापन का सिद्धांत, एवरी मीनिंगफुल स्टेटमेंट कैन बी रिड्यूस्ड टू सेंस एक्सपीरियंस, मतलब हम सेंस एक्सपीरियंस में ही अपचयित कर सकते हैं, घटा सकते हैं जो मीनिंगफुल स्टेटमेंट होता है। तो दूसरा इन्होंने ये खंडन किया, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। देखिए, द बिलीफ that each meaningful statement is equivalent to some logical construct upon terms which refer to immediate experience is also a dogma। यह भी एक तरह का डोगमा है ना। क्वाइन कहते हैं कि वस्तु सूचक वाक्यों का इंद्रिय प्रदत्त सूचक वाक्यों में रूपांतरण हो सकता है, या वस्तु का इंद्रिय संवेदन में रूपांतरण, इसको रूपांतरणवाद भी कहा जाता है, रिडक्शनिज्म भी कहा जाता है। तो ये दोनों है। बाकी देखिए, पहला है दूसरा है ना। ये क्या है, दो अभिव्यक्तियां समानार्थी होती हैं यदि किसी वाक्य में पहली दूसरे के सत्य मूल्य को प्रभावित किए बिना दूसरे को स्थानापन्न कर सकती है। सिनोनिमिक पर्यायवाची की बात हो रही है ना, इसमें डोगमास की नहीं। विश्लेषणात्मकता को परिभाषित करने के लिए हम अनिवार्यता की किसी भी धारणा की तार्किक अपील कर सकते हैं। दो ही डोगमा थे, तो ये पहला और दूसरा हो जाएगा। कोई बात हो तो बताइए। है ना। इनके अगेंस्ट, क्वाइन के अगेंस्ट टू डोगमा के कौन आए थे, दो लोग और आए थे, क्या नाम था उनका? स्ट्रॉसन एंड ग्रीस। हाँ, पीएफ स्ट्रॉसन और एचपी ग्राइस, ठीक। तो उनकी एक पुस्तक है ना, किस पुस्तक में किए थे? इंडिविजुअल, हाँ ठीक, बहुत अच्छे। तो आंसर यहाँ पे लगाइए ए बी। नहीं सर, ये पेपर था ना। हाँ, ये पेपर था, हाँ, उन पेपर दोनों था का पेपर। इन डिफेंस ऑफ टू डॉगमास। हाँ, नहीं, ये तो क्वाइन का है, और वो इंडिविजुअल्स इन दोनों का, पीएफ स्ट्रॉसन और एचपी ग्राइस। ये तो यहाँ पे लिखा है ना क्वाइन। हाँ, आइए, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद स्पिनोजा कंसेप्शन ऑफ गॉड। तो स्पिनोजा की ईश्वर की संकल्पना के अनुरूप निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं हैं? जो सही नहीं है वो बताना है ना। गॉड इज नेचुरल नेचुरांस एंड आल्सो नेचुरल नेचुराटा। गॉड नेचुरल नेचुराटा, नेचुरल नेचुरांस दोनों है क्या? हाँ, ये सही है। गॉड नेचुरल नेचुराटा भी है और नेचुरल नेचुरांस भी है ना। जो देखिए, जो नेचुरल नेचुराटा है, यहाँ पे देखेंगे, गॉड ओनली एज नेचुरल नेचुरांस, ओनली नेचुरल नेचुरांस नहीं है, गॉड ओनली एज नेचुरल नेचुराटा, ये भी नहीं है। नेचुरल नेचुराटा क्या है? कार्य है ना, कार्य प्रकृति है। ये क्या है एक्चुअली में? ये निष्क्रिय है ना। इसका ज्ञान हमें कैसे होता है? इसका ज्ञान हमें स्पिनोजा 3 टाइप्स के ज्ञान बताते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से? इम्प्रेशन बोलते हैं, इमेडिएटिव, और एक हाँ 3 है। हाँ, वही अभी। तो ये देखिए, ये नेचुरल नेचुरांस है, ये कारण है, ये कारण प्रकृति है, ये सबका कारण है, ये सक्रिय है ना। इसका ज्ञान हमें बुद्धि से होता है, बौद्धिक इंटेलेक्टस से होता है। ये इसका ज्ञान हमें बुद्धि से होता है। और ये इसका ज्ञान हमें कैसे होता है? जो इमेजिनेटिव, काल्पनिक ज्ञान है ना। ये नेचुरल नेचुराटा ईश्वर का जो हम रूप, जो जगत रूप है वो है ना। और जो कारण रूप है वो नेचुरल नेचुरांस है।
जो कार्य रूप है वो नेचुरल नेचुराटा है, तो ओनली ओनली नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, गॉड इज एन एक्सटर्नल ट्रांसेंडेंट कॉज एक्टिंग ऑन द वर्ल्ड फ्रॉम विदाउट। तो कह रहे हैं कि ईश्वर बाह्य इंद्रियातीत कारण है जो जगत में बाहर से कार्य कर रहा है। तो देखिए, जगत में बाहर से कार्य कर रहा है, ये गलत है। स्पिनोजा के लिए गॉड इज ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल। स्पिनोजा के लिए गॉड ट्रांसेंडेंट नहीं है, इमिनेंट है। इमानेंट है। हाँ, इसीलिए इनका पैंथिज्म होता है। जो हीगल हैं, शंकर हैं, उनका जो गॉड है वो ट्रांसेंडेंट इमिनेंट बोथ दोनों है ना, ट्रांसेंडेंट भी है, इमिनेंट भी है। तो उनका जो गॉड है, उनके जो सिद्धांत को बोलेंगे पैनेंथिज्म, और स्पिनोजा के सिद्धांत को बोलते हैं पैंथिज्म, है ना। तो गलत क्या है, बी सी डी गलत है, कहीं है, ये है। हिंदी देख लीजिए ना, पहला सही है, गलत पूछा था तो गलत, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा गलत है ना। ठीक है ना। आप लोगों को कुछ जोड़ना रहे, इसमें ऐड करना रहे तो जरूर से किया करिए, सबका मोस्ट वेलकम ना। मतलब कुछ छूट रहा हो, कुछ एक्स्ट्रा बताना हो, कुछ गलत हो जाए तब भी। देखते हैं नेक्स्ट। Which among the following statement differentiates Berkeley's idealism from Leibniz idealism? बर्कले के प्रत्ययवाद और लाइबनिज के प्रत्ययवाद से भिन्न बनाते हैं, कौन से स्टेटमेंट हैं? तो देखिए, लाइबनिज प्रपोज अ रेशनलिस्ट आइडियलिज्म वेयर्स बर्कले इज एन इम्प्रेसिस्ट आइडियलिज्म। पहला तो सही है ना, लाइबनिज बुद्धिवादी प्रत्ययवाद का प्रस्ताव करते हैं, बुद्धिवादी प्रत्ययवाद इनका है, बर्कले का प्रत्ययवादी अनुभववाद। तो पहला तो ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे आंसर दिया है ए और बी। अब समस्या यह है कि बर्कले के प्रत्ययवाद की निर्मिति के लिए पदार्थ का खंडन आवश्यक नहीं है। बर्कले पदार्थ का खंडन तो कर ही देते हैं ना, दूसरा तो नहीं होना चाहिए। द क्रिटिसिज्म ऑफ द मैटर इज नॉट इसेंशियल, यहाँ पे नॉट इसेंशियल लिखा है, नॉट इसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्कलेज आइडियलिज्म। तो आंसर ए भी दिया है, हमें तो नहीं लगता कि बी होगा, आप लोग भी देखिएगा, हमें लग रहा है ए और सी आंसर होगा। सी क्या है, द क्रिटिसिज्म ऑफ द मैटर इज इसेंशियल टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्कलेज आइडियलिज्म। बर्कले के प्रत्ययवाद की निर्मिति के लिए पदार्थ का खंडन आवश्यक है। तो ए और सी होना चाहिए। ऑप्शन भी नहीं दिया है, आंसर भी नहीं दिया है। आप लोगों का की क्या राय है? अभी राय नहीं है, जब राय हो जाए तब भी कमेंट में लिख के बताइएगा। सर तो ऐसा फिलहाल ही आंसर तो पहला दिया पहले है। भी हमने किया था, हाँ और वहां पर भी यही जवाब था, जिसपे काफी सारी बातें हुई थी हम लोगों के बीच में भी। हाँ वहां पर नहीं करते, आवश्यक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप हो ही जाता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या माना जाए फिर? ए बी ही होना चाहिए सर इसका। अच्छा, हो सकता है, हाँ, ये आप लोग भी देखिएगा, हो सकता है ठीक हो ना। हम कंफर्म नहीं है इस पे। एक एक पेपर में किसी में और ये क्वेश्चन आया था जहां पर यही स्टेटमेंट दिया हुआ था। अच्छा जी सर। ठीक, तो फिलहाल ए भी दिया है, आप लोग देख लीजिए खुद से ये ना, कहीं मिल जाए, कहीं कभी मिल जाए तो भेजिएगा, बताइएगा। आइए, अब नहीं देखते ऐसा हैं। है ना, ये हाँ जो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हाँ इनका जो खंडन है वो मैटर का और जो आइडियलिज्म का, क्योंकि ये सब्जेक्टिव आइडियलिस्टिक है, तो ये तो अपने आप में सिद्ध है कि वो सब्जेक्टिव मतलब आत्मगत प्रत्ययवादी है, तो इसका मैटर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जैसे मैटर का खंडन का कारण उनका दूसरा है, वो ईश्वर, जो ईश्वर को वो लोग नहीं मानते, वो नास्तिकता जो मतलब जो ईश्वर को नहीं मानते, वो ईश्वर को स्थापित करने के लिए मैटर का खंडन करते हैं वो। तो ये बात समझ में आई? जैसे
डेकार्टे जो भी लोग हैं ना, जिनका भी ये अपना वो बर्कले खंडन करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, लाइब्रेरी का ही मान लीजिए, लाइब्रेरी से ही तुलना की जा रही है ना, तो लाइब्रेरी तो वो अपने आस्तिकता को स्थापित करने के लिए मैटर का खंडन करते हैं, ना कि प्रत्यवाद को स्थापित करने के लिए। तो क्या आंसर माना जाए इसका? नहीं, अगर ए भी दिया है तो मतलब ए भी दी, मतलब दूसरे ऑप्शन को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरा ऑप्शन हाँ अगर दी तो इसलिए हो सकता है, भला अलग बात है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, लेकिन मेरा जो हाथ लगता है। ठीक है, हाँ तो हो सकता है। चलिए खोजा जाएगा, आप लोग भी देखिएगा इसको। आइए 125 नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट ऑफ कॉन्ट्स डिस्टिंक्शन बिटवीन a priori, a post priori and analytic synthetic? कांट के प्रागनुभविक अनुभव सापेक्ष तथा विश्लेषी संश्लेषी विभेद के संदर्भ में कौन सा असत्य है? असत्य बताना है ना। देखिए, प्रागनुभविक अनुभव सापेक्ष एक ज्ञान मीमांसी विभेद है। ए प्राइमरी अपोस्ट प्राइमरी इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, तो पहला तो सही है ना, एपिस्टेमोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है, ज्ञान मीमांसी भेद है। दूसरा है विश्लेषी संश्लेषी, एनालिटिक एंड सिंथेटिक इज द लॉजिकल डिस्टिंक्शन। देखिए, एपिस्टेमोलॉजिकल है तो लॉजिकल भी हो जाएगा, तो ये भी सही है। तीसरा देखिए, ये दो विभेद अपने अनुप्रयोग में सहचारी होते हैं। सहचारी मतलब क्या? सेम, ऑलवेज द सेम। दीज टू डिस्टिंक्शन कोइंसाइड इन दियर एप्लीकेशन, अपने अनुप्रयोग में, एप्लीकेशन में वो सहचारी हैं, तो ये तो गलत है ना, एक तरह के नहीं है, तो सी। अब देखिए, ऑल upright propositions are analytic but not all analytic propositions are upright, तो सी और डी गलत है ना। ए बी सही है, तो पूछा था इनकरेक्ट पूछा था, है ना। सर इनकरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, तो सी डी आंसर होगा इसका। देखिए, सभी प्रागनुभविक प्रतिगतियां विश्लेषी होती हैं, ठीक है, सभी विश्लेषी प्रतिगतियां प्रागनुभविक होती हैं, प्रागनुभविक नहीं होती हैं, तो ठीक है, सही गलत है ना, सभी विश्लेषी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर इंग्लिश स्लाइड एक बार दिखाइए। ठीक, जी सर। तो सी डी है। अब कोई बात हो तो बताइए। चलिए देखिए, लॉक एपिस्टेमोलॉजिकल कंसिडरेशन इन द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। लॉक के एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान मीमांसी विचारण में निम्नलिखित क्या शामिल है? देखिए, द रियल इसेंस ऑफ थिंग्स आर अननोन टू अस, सही है कि गलत है? वस्तुओं का वास्तविक सत्य हमें अज्ञात है, हम नहीं जानते। मैटर इज व्हाट आई डोंट, मैटर क्या है? समथिंग आई डो नॉट व्हाट, मतलब क्या है मैं नहीं जानता, तो पहला तो सही है ना। नहीं है सर। हाँ, पहला सही है। देखिए, जगत में वस्तुओं के बारे में सही विज्ञान हमारे पास हो सकता है, ना कि केवल संभाव्य विश्वास। देखिए, जब हम द्रव्य क्या है हम उसको नहीं जानते, हम उसके नाम और इसेंस, नॉमिनल इसेंस, नाम और गुण के द्वारा ही जानते हैं, तो वास्तविक बात तो नहीं जान रहे हैं। कह रहा है ना कि केवल संभाव्य विश्वास, हम एक्चुअली में संभाव्य ही जान रहे हैं। बाहरी संसार का ज्ञान सर्टेनिटी पर नहीं, प्रोबेबिलिटी पर आधारित है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लिखा है संभाव्य विश्वास नहीं है, संभाव्य है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, हमारे पास हमारे स्वयं तथा ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान
अस्तित्व का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। लॉग 3 नॉलेज के 3 प्रकार बताते हैं, SDI, सेंसिटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्यूटिव ना। तो कह रहे हैं वी कैन नॉट हैव जेन्युइन नॉलेज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड ऑफ गॉड। गॉड का ज्ञान हमको कैसे होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज ना, निदर्शनात्मक पद्धति से होता है। खुद का ज्ञान हमें कैसे होता है? अपने आप का ज्ञान, ओन ना। तो ये इंट्यूटिव से होता है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान है। तो ये गलत है, वी कैन नॉट, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए लास्ट क्या है, कीपिंग within the bounds of actual sensation we can have knowledge of the sensation of other things। वास्तविक संवेदन की सीमा में रखते हुए हम अन्य वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान कर सकते हैं। हाँ, यही है सेंसिटिव नॉलेज ना, संवेदनात्मक ज्ञान। हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो संवेदना से, अनुभव से होता है। तो ए और डी सही है, बी और डी गलत है। ठीक, देखिए जी सर। स्वयं का ज्ञान कैसे होता है? अंतः प्रज्ञा, इंट्यूटिव नॉलेज है। ईश्वर का ज्ञान निदर्शनात्मक ज्ञान है, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज है। और वस्तुओं का ज्ञान कैसा है? देखिए वस्तुओं के अस्तित्व का ज्ञान कैसा है? सेंसिटिव नॉलेज है, संवेदनात्मक ज्ञान है। ज्ञान के 3 प्रकार है, SDI से ये ऐसे सीक्वेंस में भी है। सबसे छोटा वाला सेंसिटिव है, थोड़ा सा ऊपर डेमोन्स्ट्रेटिव है, फिर हाईएस्ट ज्ञान जो सेल्फ एविडेंट है वो इंट्यूटिव है। तो ये आंसर होगा। बस गुण ऑफ प्रकृति इन सांख्य कारिका आर। सांख्य कारिका में प्रकृति के गुण क्या हैं? एवोल्यूट्स हैं, विकासज हैं, संयोगी गुण हैं, संघटक हैं। सतरजतम क्या है? ये होंगे ना संघटक, कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स। हाँ। जैसे प्रकृति, यस, जो प्रकृति है, जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जो रस्सी बनती है वो ऐसे तीन रस्सियों कैसे मिलने से बनती है ना, ऐसे प्रकृति अपने आप में कुछ है नहीं, ये सत्व रज तम का अधिष्ठान है ना। ऐसे 3 रस्सियों का उदाहरण दिया जाता है। तो आंसर तीसरा। ठीक, इफ ओ प्रोपोजिशन की सर इसका पहला ऑप्शन में जिस तरह से प्रकृति का विकास हुआ अपन सांख्य में पढ़ते हैं, तो इसका विकासज नहीं होगा सर? नहीं, विकासज का क्या मतलब होता है? जैसे विकासज मतलब विकास से ज से जन्म लेने वाला। जैसे यहाँ प्रकृति है ना, प्रकृति से क्या जन्म लिया? महत। तो महत क्या है? विकासज है। उससे क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। अहंकार क्या है? विकासज है। उससे क्या हुआ? मन। मन क्या है? विकासज है। पंच ज्ञानेंद्रियां क्या है? विकासज है। पंच कर्मेंद्रियां क्या है? विकासज हैं। और पंच तन्मात्र क्या है? विकासज हैं। पंच तन्मात्र से पंच महाभूत क्या है? विकासज हैं। क्यों मनीष? जी सर, तो ये संघटक में इसमें जो रस तस तम गुण से जो बना हुआ किसी भी एक वस्तु को ले सकते हैं सर फिर इसमें? प्रकृति के गुण जो हैं वो प्रकृति के आधार हैं, प्रकृति गुणों का आधार नहीं है ना। प्रकृति तीनों गुणों का संगठन है, तीनों गुणों को मिला के प्रकृति कहते हैं। सत्व रज तम को मिला के प्रकृति कहते हैं, इसीलिए संघटक तत्व। जी सर। हाँ जी सर, सत्व रज तम को मिला के ही प्रकृति कहते हैं। ठीक है जी सर जी। आई ओ प्रोपोजिशन इज गिवन एज फॉल्स। ओ गलत, फॉल्स है। कॉरेस्पॉन्डिंग ए ई आई क्या होगा? तो ये कोई है क्या जो ना कर पाता हो? फर्स्ट हो जाएगा ना? जी सर। सबसे हो जाता है। जी सर। हाँ ठीक, जिसको प्रॉब्लम हो बताया करिए ना। कभी एक जमाना था हमको भी नहीं आता था, तो शर्माने वाली बात नहीं है ना। आइए, इट इज बेटर टू गेट पेरिस्ड वाइल परफॉर्मिंग स्वधर्म सिंस परधर्म इज अ कॉज ऑफ फियर। देखिए, स्वधर्म का पालन करते हुए नष्ट होना बेहतर है, क्योंकि परधर्म भय का कारण होता है। किसी व्यक्ति के स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन पर यह बल निम्नलिखित में से किससे मिलता है? ये कहाँ मिलेगा? सर इंग्लिश दिखाइए।
हाँ ये दिखाएंगे। हम्म, महाभारत, अर्थशास्त्र, नीति सर शास्त्र, याज्ञवल्क्य सर श्लोक। महाभारत होगा क्या? महाभारत लगा दें? ठीक है, यस सर। किसी कोई आपत्ति नहीं महाभारत लगाने में? नहीं सर। ठीक है, लगा दी। आगे बढ़े। सर ये चैप्टर 3 वर्स 35 में है ना? ये एक्चुअली में ये गीता से लिया गया है, ठीक है। हाँ भगवत गीता से, हाँ। हाँ, यस सर। भगवत गीता का 3रा अध्याय और 35वां श्लोक। उसमें क्या लिखा गया है? सर स्वधर्म श्रेयन निधनम स्वधर्म श्रेयः। विघ्न परधर्म सनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुजय। तो ये इन्होंने बढ़िया बताया। अब देखिए, गीता से लिया गया है तो गीता तो महाभारत का ही पार्ट है ना, तो इसलिए महाभारत हो जाएगा। अब आप बता दीजिए, कोई भी बता दे कि महाभारत के कौन से पर्व में गीता है। महाभारत में कितने पर्व हैं? कितने अध्याय हैं? चैप्टर 18, 18 ना। यस तो जो सर। हाँ, छठवां पर्व है भीष्म पर्व। छठवां पर्व क्या है? भीष्म पर्व। उसी में गीता है, ठीक है। तो गीता के 3रा अध्याय 35वां श्लोक से ये है, तो ये आप जानते रहिए, बहुत अच्छे। तो उसमें 18 अध्याय हैं। अब 18 आप कभी हिंदू स्टडी या फिर इंडियन नॉलेज सिस्टम में करते हैं तो उसमें आएगा। तो उसमें कौन कौन सा सब 18 नहीं नाम याद रखना है। फिर भी देखिए, आदि पर्व है, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व छठवां है जिसमें गीता है। उसके बाद द्रोण पर्व आता है। फिर आता है कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व। जो शांति पर्व है ये भी आपके काम की बात है। जो इंडियन सोशल पॉलिटिकल आप पढ़ते हैं ना, तो शांति पर्व में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है और भीष्म से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आप भीष्म पर्व याद रखिए जिसमें गीता है, और शांति पर्व याद रखिए जिसमें राजा के कर्तव्य वगैरह बताए गए हैं भीष्म के द्वारा। किसको? युधिष्ठिर को, ठीक है। तो शांति पर्व, उसके बाद अनुशासन पर्व, उसके बाद अश्वमेध पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, 18 याद रखिए, ये दोनों याद रखिए बस। आगे बढ़े। सर शांति पर्व किसमें बताए थे? क्या? शांति पर्व किसमें बताए थे? शांति पर्व भी यही है, मतलब 18 पर्व में एक शांति पर्व भी है, ठीक है। जी सर। नहीं सर, जैसे भीष्म पर्व में गीता का ये छठा भाग लिया गया, इस तरह से कुछ हाँ, बताए थे। शांति पर्व में है। शांति पर्व में क्या बताए थे? शांति पर्व में लिख लीजिए, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक और भीष्म से ज्ञान, ठीक हो गया। जी सर। हाँ, और भीष्म से ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, ये किसकी बुक है? ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, ये देखिए, ये हेबरमास की बुक है। आप सोच रहे होंगे नया पूछा गया है, नहीं, नया नहीं पूछा गया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है? जून 2014, पेपर 3, क्वेश्चन नंबर 60। चाहे तो देख लीजिएगा, जून 2014, पेपर 3, क्वेश्चन नंबर कितना? 60 मिलाने को आया था। तो हेबरमास की बुक है ऑन द लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। ए का मिलाइए 4, ए का मिलाइए 4, तो ये मिल गया और ये मिल गया। देखिए, पॉल रिकर की हो जाएगी बी का 3rd, लिविंग हर्मेटिक्स ना, इसका पहला आंसर है। और एच जी गैडामर का सी का 2nd, फिलोसफिकल हर्मेटिक्स। और स्लैर माखर का हो जाएगा हर्मेटिक्स एंड क्रिटिसिज्म। इसका पहला आंसर है। ये बुक्स है, याद रखना है ना। ये 2012 से लेके 16 के बीच में इसमें ना ये सब बहुत पूछा है, और हाँ, ये हाँ। 25 में भी दे दिया है, ये बड़ी बात है ना। जी 2016 में भी पूछा गया था सर। हाँ, गैडर पूछा है, गैडर। गैडमर, ठीक। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक थियरी ऑफ ट्रूथ,
सत्य के अर्थक्रिया परक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? ट्रूथ इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड इट मस्ट नॉट डिसएग्री विद द रियल। क्या कह रहा है? सत्य मान्यताओं का एक तंत्र है, इसे यथार्थ से असहमत नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा है सत्य को यथार्थता की प्रतिलिपि होना चाहिए तथा इसे अयथार्थ से असहमत नहीं होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ है, और ये हमें लगता है कोहेरेंस है ना, मान्यताओं का तंत्र है। हाँ, ये कोहेरेंस थियरी ऑफ ट्रूथ है, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस थियरी ऑफ ट्रूथ है। ये इसको मानते हैं वस्तुवादी, नहीं इसको मानते हैं प्रत्ययवादी, आइडियलिस्टिक ना प्रत्ययवादी, इसको मानते हैं वस्तुवादी जो अनुभववादी लोग हैं। और तीसरा देखिए, सत्य का व्यवहारिक परिणाम होना चाहिए तथा इसे यथार्थता से असहमत नहीं होना चाहिए, यही सही है। और लास्ट क्या है? कोई विचार सत्य होता है यदि यह कार्य करता है तथा यदि यह यथार्थता की प्रतिलिपि होता है। विचार सत्य होता है ना, तो कॉरेस्पॉन्डेंस और प्रैग्मेटिज्म दोनों का मिला जुला है। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए आंसर थर्ड होगा। द ट्रूथ मस्ट हैव प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड मस्ट नॉट डिसएग्री विद रियलिटी। ठीक है, किसका है ये प्रैग्मेटिज्म? पायर्स ये जॉन डीवी का आंसर। CS प्राइस। ओ, विलियम जेम्स का भी है सर। ये प्रैग्मेटिज्म जो क्या लिखा है? प्रैग्मेटिक थियरी विलियम जेम्स की ही है ना। ठीक है, ये विलियम जेम्स का ही है। प्यास मेरी बुझा न सके, कैसे है? तुम समुंदर हो तो किस काम के अगर मेरी प्यास बुझा ना सके। तो कहें सत्य चाहे जो कुछ भी हमारे काम का नहीं तो किस काम का, है ना। ये विलियम जेम्स का है। अब पियर्स का भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा स्पेलिंग में अंतर है। किसी को याद है? देखिए, पियर्स का जो है वो प्रैग्मेटिसिज्म होता है। पियर्स का लिख देते हैं, PRAGMATICISM, ये है पियर्स का, है ना। जी सर। इसको बोलते हैं व्यवहारवादितावाद। और ये प्रैग्मेटिज्म ही है जेम्स का, इसको बोलते हैं उपयोगितावाद। इसकी स्पेलिंग होती है, देखिए ये लिखा हुआ PRAGMATICISM, इsim कर लीजिए ना, TISM, यही तो अलग से लिखना है। तो ये इसमें CI जुड़ जाता है, इसमें नहीं, है ना। जी हाँ, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा लगाइए आंसर। सर जेम्स अर्थक्रिया का अर्थ तो जॉन डीवी भी आते हैं ना सर इसमें। हाँ हाँ, डीवी भी आते हैं। आइए देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनुपत्ति पार्ट ऑफ सप्त विधा अनुपत्ति बाई आचार्य रामानुज क्रिटिक शंकर्स मायावाद ऑन द क्वेश्चन ऑफ लोकस ऑफ अविद्या is the locus Brahma or Jeev? It can't be Brahman since there is no place for avidya in Brahma. अनुपत्ति। आश्रय हाँ, अनुपत्ति सर। देखिए कौन सी अनुपत्ति अविद्या के स्थान के प्रश्न से संबंधित शंकर के मायावाद की आचार्य रामानुज की आलोचना है। क्या वह स्थान ब्रह्म या जीव है? मतलब वो कहाँ रहती है, उसका आश्रय कहाँ है? माया का, हाँ, आश्रय अनुपपत्ति, उसका आश्रय कहाँ है? यह ब्रह्म में नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म में अविद्या का कोई स्थान नहीं है। यह जीव में नहीं हो सकता क्योंकि जीव स्वयं अविद्या का उत्पाद है। तो ये आश्रय अनुपपत्ति 7 तरह की उपपत्तियां देते हैं। आश्रयानुपपत्ति, तिरोधानानुपपत्ति, स्वरूपानुपपत्ति, अनिर्वचनीय अनुपपत्ति, प्रमाणानुपपत्ति, निवर्तकानुपपत्ति, निवृत्ति। आपको 7 याद रखना ना। ठीक, रामानुज देते हैं सर। हाँ, रामानुज देते हैं शंकर के खिलाफ। शंकर की माया के खिलाफ ना। जी फिर उधर हाँ, से सर क्या इससे जवाब पहले मिलता है वाला सर? जो पहले बताएं सर। सर विलियम जेम्स एक और दूसरा कौन बताए थे सर इससे पहले क्वेश्चन में? CS पियर्स। पियर्स। हाँ, पियर्स। है ना। हाँ, कुछ कर रहे थे आशुतोष? सर फिर इसका जवाब भी तो देते हैं ना अद्वैत वेदांत वाले। हाँ, जो सबका उनके आलोचना भी आज की गई है रामानुज के द्वारा शंकर के मायावाद की आलोचना। फिर शंकर के मायावाद की आलोचना जो रामानुज की गई है, इसकी भी आलोचना की गई है। हाँ, वही जवाब है, वही बात, सबका जवाब दिया गया है।
प्रमाणानुपपत्ति है, अगर प्रमाण है तो किस प्रमाण से जानते हैं ना, ऐसा करके। आप लोग देख लीजिएगा ना, नहीं तो बताएं सातों, देख लीजिएगा खुद भी। Which among the following are included in the Panchakles as described by Patanjali in his योग सूत्र? योग सूत्र में पंचक्लेश कौन कौन से हैं? सर बी पर यह नहीं होगा। बी नहीं होगा सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ABCE ABC, Fourth option. वेरी गुड वेरी गुड। अभी हाँ, पंचक्लेश में क्या क्या आता है? अविद्या अस्मिता राग देश एंड अभिनिवेश। हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, वेरी गुड। विपर्य क्या है? सर संशय विपर्य अप्रत प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति या कैसे क्या वेरी है? गुड वेरी गुड। हाँ, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये क्या है? चित्त भूमिया सर चित्तवृत्ति। चित्त वृत्ति। वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां चित्त हैं। वृत्तियां हैं। हाँ, बहुत अच्छे, चित्त वृत्तियां हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये चित्त वृत्तियां हैं। और चित्त भूमिया में होता है चित्त मूढ़ विचित्त एकाग्र निरुद्ध, वो चित्त भूमिया अलग है ना, सही बता रहे हैं हम? हाँ, चित्त भूमिया में चित्त मूढ़ विचित्त एकाग्र निरुद्ध, तो आंसर फोर्थ लगाइए। गलत हो जाए तो बता दिया करिए। आइए, द वर्स फ्रॉम द ईशावास्योपनिषद तेन त्यक्तेन भुंजिथा has inspired M.K. Gandhi in the formulation of which one of the following socio-political ideals? सर ट्रस्टीशिप। हाँ, ट्रस्टीशिप, वेरी गुड। ईशावास्य उपनिषद के तेन त्यक्तेन भुंजिथा ने M.K. गांधी को निम्नलिखित में से किस सामाजिक राजनीतिक विचार को सूत्रबद्ध करने के लिए प्रेरित किया? तो ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र, कितने श्लोक दिए गए हैं? 18 श्लोक दिए गए हैं ना। इसमें पहला वाला यही वाला है, क्या है पहला वाला? तेन त्यक्तेन भुंजिता। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वं यात्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रथ कस्विद्धनम। इसका मतलब है इस पूरे जगत में जो कुछ भी चल अचल है वह सब ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर का ही है। इसलिए हे मनुष्य, तू त्याग के साथ उपभोग कर, तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग के साथ उपभोग कर, लालच में मत पड़ ना। तो ये है सर। अभी जो आपने ये श्लोक बताया फिर से बताइए ना। फिर से बताएं। ईशावास्यमिदं सर्वं यात्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रथ कस्विद्धनम। 5 रुपये रखो। नहीं, 5 आपको रुपये उनसे लगा सर। हाँ? सर अगली बार के लिए 10 सर रुपए। प्रार्थना जैसे लगा। आप फिर से बोलिए तो हम लोग 10 रुपए रखेंगे। ठीक है, तब अगली बार लालच में नहीं पड़ते ना। अभी अभी बताएं कि लालच में नहीं पड़ना है, 10 रुपए का लालच दिखा रहे हैं। चलिए, माफ कर दिया जाता है। क्या पता 2-4 याद करके ये लोग आए और सुना दे, वो कहे कि इधर से भेजिए आप 20 रुपए। Which one of the following is not a causal condition of कर्म or action according to गीता? गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कर्म अथवा क्रिया का एक कारण नहीं है? क्या होगा? ये हम गलती से लगा दिए। हाँ, कौन सा नहीं है? सर 4 हाँ, 4 नहीं है, काम नहीं है ना? डिजायर। हाँ, क्रिया का कारण, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसके 5 कारण बताए गए हैं। क्या क्या? अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव। अधिष्ठान मतलब क्या होता है? शरीर। अधिष्ठान, कर्ता मतलब करने वाला, डूअर ना, कर्ता। करण मतलब होता है इंद्रियां या साधन, इंद्रियां या साधन। तो 3 हो गए, इंद्रियां या साधन ना। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा मतलब प्रयत्न, चौथा है चेष्टा। उसके बाद दैव मतलब भाग्य। ठीक है, ये 5 कारण हैं। ये गीता के किस अध्याय के किस श्लोक में, कोई बताएगा? सर चेष्टा के बाद क्या बोले? दैव। हाँ? चेष्टा मतलब क्या होगा यहाँ? चेष्टा मतलब प्रयत्न, चेष्टा ना, एफर्ट। ओके सर।
ये आप अगर देखना चाहें गीता के 18वें अध्याय 14वां मंत्र 14वां श्लोक, ठीक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीधम, तो देख लीजिएगा वहां। सर चैप्टर 18 एंड वर्स 14। हाँ, यस 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 यस। ओके सर। तो इसमें काम नहीं होगा ना, बाकी सब सही है। पांच क्रिया के 5 कारण हैं। आई Which among the following philosopher gives a critique of technology as a mode of inframing that reduce the world to a resource of human exploitation? हाइडेगर। कौन सा दार्शनिक प्रौद्योगिकी की हाइडेगर। आलोचना? कौन? मार्टिन मार्टिन हाइडेगर। वेरी गुड, मार्टिन हाइडेगर। ये प्रौद्योगिकी की आलोचना करते हैं ना। हाँ ठीक, वेरी गुड। अप्लाइड फिलोसफी में भी इनको पढ़ा जाता है अब तो। हाँ, ये जो ब्रूनो लाटोर हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्टर नेटवर्क थियरी इनकी है ना। और हार्बर्ट मार्कुसे टेक्नोलॉजी एज डोमिनेशन क्रिटिकल थियरी ना, इनका है टेक्नोलॉजी एज डोमिनेशन। और हुर्सल को तो आप जानते हैं, फेनोमेनोलॉजी क्राइसिस ऑफ साइंस ना। तो फिलहाल जी, आंसर मार्टिन ठीक। हाइडेगर को भी अब यहीं पे रखा जाता है फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी में, अप्लाइड फिलोसफी के पार्ट में। हाँ, बहुत अच्छे। हम्म, अब आइए, which among the following will not support the distinction made between law and morality? लॉ और मोरालिटी, विधि और नैतिकता के मध्य विभेद का समर्थन नहीं करेगा, नहीं करता। ये पढ़िए और बताइए क्या होगा ना। हिंदी करें कि इंग्लिश करें? ये भी अप्लाइड का है। आंसर बता दें या बताएंगे? सर 3 होगा। हिंदी हाँ, दिखाइए ना सर। 3 है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये रही हिंदी। नैतिक तौर पर सही हुए बिना विधियों की संस्थागतता नहीं हो सकती। समझ गए? आगे बढ़े। सर एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। देखिए, पहला है विधियों में कुछ संस्थागत गुणधर्म अवश्य होने चाहिए जो नैतिक नियमों के लिए आवश्यक नहीं हो सकते। देखिए, नैतिकता क्या है? नैतिकता ये है कि हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए ना। और ये विधि नहीं है। विधि क्या है? विधि में लॉ क्या है? लॉ कोई इंस्टीट्यूट बनाता है, राज्य बनाता है, स्टेट बनाता है। लेकिन जो नैतिकता है वो हमारा समाज बनाता है ना। मतलब इसका कोई एकदम निश्चित ना वो नहीं होता कि कहाँ से ये चीजें आई ना। लेकिन विधियों में जो लॉ मस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी, उसमें इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी है विच में नॉट बी नेसेसरी फॉर मोरल प्रिंसिपल। तो जरूरी नहीं कि नैतिक नियमों में ऐसा संस्थागत इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी हो, वो कोई संस्था नहीं बनाती ना। ठीक है, जी तो सर ये, जी। हाँ ये सही है। लॉज हैव एक्सप्लिसिट फॉर्मुलेशन इन आ स्पेसिफाइड लोकेशन। देखिए, विधियों का एक विशिष्ट स्थल से सुस्पष्ट प्रतिपादन होता है। जो विधियां होती हैं कि बताया जाएगा ना ये कहाँ का नियम है ना, ये हमारे लाटविया का है या फिर इंडिया का है या जहाँ का है, तो उसमें एक लोकेशन होता है। लेकिन जो मोरालिटी होती है वो आप कहेंगे क्या ये वाली मोरालिटी यहाँ की है ना। मोरालिटी तो यूनिवर्सल होती है, मतलब वो यस सर। कहीं की भी हो सकती है। वो उसका ये लोग स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता। क्यों? जी सर। हाँ, हम गलत बोल गए, यूनिवर्सल भी नहीं कहा जाता कभी कभी बार। कहीं कहीं कुछ ऐसी सोसाइटी है ना जहाँ पे वेलकम करने के लिए ना, स्वागत करने के लिए उस आदमी पर थूका जाता है ना, तब स्वागत माना जाता है। तो खैर अलग अलग ये कहीं पढ़े थे।
तो यूनिवर्सल नहीं कह सकते, लेकिन ये स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होता। तो ये किसमें, मोरालिटी में। तो दूसरा वाला सही है। तीसरा, लॉज कैन नॉट बी, चौथा पहले देखिए, नॉट ऑल लॉज आर मोरालिटी राइट, है ना, सभी विधियां नैतिक रूप से सही नहीं होती हैं। ठीक है, कई बार ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जो नैतिक रूप से सही नहीं होते ना, ये भी ठीक है। लेकिन अब इसी का उल्टा तीसरा है, नैतिक तौर पर सही हुए बिना विधियों की संस्थागतता नहीं हो सकती। ये गलत है। क्यों? क्योंकि नैतिक तौर पर सही हुए बिना ना, कई Yes, कई, sir. हाँ, Is समझ रहे that हैं? morally yes, sir, yes, sir. तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं बहुत ना सी किसको? चीजें नैतिक नहीं होती हैं, फिर भी उनको लॉ में रखा जाता है। जी सर। हाँ, कई चीजें नैतिक नहीं होती हैं, फिर भी उनको वो कानून के दायरे में आती हैं, है ना। हाँ, कानून है उन पर। ठीक, सही बात। तो आगे बढ़े। जी सर, जी सर। In the concept of mind, how does Gilbert Ryle illustrate the category mistake inherent in Cartesian dualism? कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड में गिलबर्ट राइल डिकार्ट के द्वैतवाद में निहित कोटि त्रुटि को कैसे स्पष्ट करते हैं? क्या एग्जांपल देते हैं? Ghost in the machine. Ghost in the मशीन machine. का Second हाँ, option, सेकेंड या थर्ड, देखिए विश्वविद्यालय का देते हैं ना। sir. जी सर। हाँ हाँ, बाई जी सर। कंपेयरिंग द माइंड विद अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देते हैं ना कि ये हम इनको लिया गए, फिलोसफी डिपार्टमेंट दिखाए, साइकोलॉजी दिखाए, हिस्ट्री दिखाए, संस्कृत दिखाए, फिर बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कहाँ है वो दिखाओ। तो यूनिवर्सिटी तो अपने आप में ऐसा है नहीं। तो यही एग्जांपल देते हैं तीसरा। क्यों? ठीक है ना। यस सर, यस सर, मैंने हिंदी देखा था सर। अब भाई, which ethical theory is most closely associated with the idea that humans have moral responsibility to respect the natural world and maintain ecological balance due to an interconnectedness with all living beings? देखिए क्या होगा इसका, कौन सा नैतिकता सिद्धांत इस विचार से सर्वाधिक निकटता से संबंध है कि सभी सजीव प्राणियों के साथ हमारी अंतः संबद्धता को के चलते होना चाहिए। ऑप्शन 1। हाँ, मानवों का प्राकृतिक विश्व के संबंध और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में नैतिक उत्तरदायित्व है। ऑल बीइंग्स के बारे में बोला है, लिविंग बीइंग्स। यहाँ पे आंसर थर्ड दिया है, लैंड एथिक्स। तो भूमि हेलो। नीति। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लैंड एथिक्स से होगा। ये जो पॉइंट है ना, देखिए, रिस्पेक्ट एंड नेचुरल वर्ल्ड एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ड्यू टू द इंटरकनेक्टिविटी विद द ऑल लिविंग बीइंग्स। तो जो हम लोग एथिक्स की बात करते हैं ना, हाँ तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वही आपका लैंड है। मतलब ये जो पूरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हाँ वही लैंड है ना। अच्छा, चूंकि अन्य जो बायोसेंटिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन, एंथ्रोपोसिज्म है, ये सब के सब एथिक्स में नहीं आते। जी सर, एथिकल थ्योरी होगा। जी सर, लैंड एथिक्स। इसलिए मुझे लग रहा है शायद, मतलब हो सकता है। नहीं, ठीक है, लैंड एथिक्स यही होगा। देखिए यहाँ पे एक बात यह है कि सभी सजीव प्राणियों के साथ हमारी अंतः संबंधता के चलते मानवों का प्राकृतिक विश्व के संबंध और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में नैतिक उत्तरदायित्व है। जो लैंड एथिक्स होता है उसमें मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं है, दास है, सॉरी, मालिक नहीं है, सदस्य है ना। मनुष्य नेचर का एक मेंबर है। इसमें मिट्टी, पानी, पेड़, जानवर सब शामिल कर दिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए नैतिकता का दायरा केवल इंसान तक सीमित नहीं है, पूरे इकोलॉजिकल कम्युनिटी तक फैल जाता है। तो इसलिए हमें लगता है इसका आंसर। और जो बायोसेंट्रिसिज्म होता है
इसमें सभी जीवों का नैतिक मूल्य इसमें होता है। ये पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को नहीं देखता, लैंड सोल वाटर सबको नहीं देखता, केवल क्या जीवों को देखता है। और ये परिणामवाद कॉन्सिक्वेंशलिज्म, इसमें क्या होता है कि इसमें परिणाम को देखा जाता है ना, केवल आउटकम्स को देखा जाता है। और मानव केंद्रित, इसमें प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय गुण आरोपित किए जाते हैं। ये एथिकल थियरी नहीं है। तो फिलहाल आंसर तीसरा दिया है, तीसरा ही ठीक है। दो चीजों को समाहित करता है ये, बायोसेंट्रिज्म सेंट्रिसिज्म और मॉर्फोसेंट्रिसिज्म, दोनों को ये लेके चलता है। मॉर्फोसेंट्रिसिज्म सिर्फ ह्यूमन अपनी बात करता है और बायोसेंट्रिसिज्म में केवल जीवों के बारे में देखा जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, जी सर। सर ये ये परिणामवाद के बारे में थोड़ा और बताइए सर। परिणामवाद, जब हम परिणाम को ध्यान में रख करके बात करें, जैसे उपयोगितावाद, सुखवाद, ये सब परिणामवाद है ना, कॉन्सिक्वेंस को। तो सर ठीक है, ये इथिक्स में आएगा? हाँ, एथिक्स में है। हम्म इसमें आशुतोष जी बहुत अच्छा बताए। एक कि लैंड एथिक्स में दो चीज, एक क्या क्या, एक बार फिर बोल दीजिए तो। एक बायोसेंट्रिज्म, एक और एक मॉर्फोसेंट्रिसिज्म। हाँ मॉर्फोसेंट्रिज्म। बायोसेंट्रिज्म मतलब केवल जीव को ध्यान में रखे, और मॉर्फोसेंट्रिज्म में क्या होगा? सर मॉर्फोसेंट्रिसिज्म में दोनों होता है कि दोनों सदस्य हैं। हाँ आप प्रकृति का उतना ही उपभोग करिए जितना आपको जरूरत है, आप उसको एक्सप्लॉइट मत करिए। हाँ, तो इसलिए इसका तीसरा सही होता है। तो ये प्राकृतिक विश्व के साथ संबंध है और पर्यावरण संतुलन ना, तो केवल जीव की बात नहीं हो रही है। इसमें ये चीज हाँ, कही जाती है कि आप हर चीज को गलती हम वहां पर कर देते हैं जब हम हर चीज को ना इंसानी नजरिए से देखने लगते हैं। हम ये मान लेते हैं कि इस दुनिया में हम ही सेंटर में हैं और कोई चीज नहीं है, तो वहां पर मोर्फोसेंट्रिसिज्म आ जाता है। ह्यूमन ही सब कुछ है, या इसको हम्म, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म भी कहा जाता है, मानव केंद्रिता। तो वहां पर हम जब ये देखने लगते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो हम सबको सबसे ज्यादा अपने को महत्व देते हैं और उस महत्व देने के चक्कर में हम बाकी चीजों को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। हम जंगलों का हनन करते हैं, हम उसकी जो मेन चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन करते हैं। और ये चीज हम बहुत एक्सट्रीम वे में करते जाते हैं। हम नदियों का दोहन करते हैं, हम पूरे नेचर का दोहन करते जाते हैं, और उस चक्कर में हम अपने लेवल से ज़्यादा उनके लेवल पे भी, जहाँ हमारा दायरा नहीं है, उससे ज़्यादा भी हम बढ़ जाते हैं और उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये चीज़ करना चाहिए। ऑल्डो लेपोल्ड ने ये जो बुक लिखी थी, अल्मनैक ऑफ समथिंग ऐसा कुछ है। तो फिर उन्होंने, ये इंडिया आए थे और हिमालयन कल्चर पे बहुत रिसर्च किया था। फिर वो यही करते-करते शायद डेथ हो गई थी उनकी, और फिर उनके बेटे ने एक बुक लिखी थी इन्हीं के ऊपर। तो इस चीज़ से वो बड़े प्रभावित थे, और नेपाल जब वो गए और उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं, असल में ये माना जाता है कि हिमालय पर वो लोग चढ़ाई नहीं करते हैं, जो शेरपा वगैरह वहाँ होते हैं, जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करते हैं, वो बड़ा पवित्र काम होता है, ऐसा माना जाता है। और वो इस चीज़ के, वहाँ पर वो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम इसके ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से देवता है। तो इस चीज़ पे ऑल्डो लियोपोल्ड जो थे, उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम प्रकृति को देवता के रूप में पूज रहे हैं। इससे वो बड़े प्रभावित हुए थे। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने ठीक। अपने एल्मेनाक ऑफ, हम्म, जी सर, उसमें लिखा है। चलिए आगे वाला देखते हैं। A physician is treating a terminally ill patient who expressed a desire to discontinue life supporting system. Which ethical principle is most directly is in conflict with the principle of autonomy in this case? देखिए, एक चिकित्सक उस असाध्य रूप से अस्वस्थ एक रोगी का उपचार करता है जो अपने जीवन रक्षक तंत्र को जारी न रखने की इच्छा व्यक्त करता है। इस स्थिति में किस नैतिक सिद्धांत का स्वायत्तता के सिद्धांत से प्रत्यक्षतः विरोधाभास है? तो क्या होगा इसका? थर्ड होगा ना सर इसका? तो ऑप्शन हाँ, सी। इसका तीसरा दिया है, गैर अहितकारिता। हम्म सर ये सारे क्वेश्चन अभी ये जो नए क्विज बने हैं उनमें सब डाले गए हैं सर।
अच्छा, हाँ हाँ। देखिए इसमें क्या होता है, नॉन मेल फिनेंस, गैर हितकारिता में इसका मूल सिद्धांत ये है कि डू नो हार्म, किसी को नुकसान न पहुंचाओ। और लाइफ सपोर्ट हटाने से मृत्यु हो सकती है, जिसे डॉक्टर हार्म मान सकता है, नुकसान मान सकता है, इसलिए डॉक्टर के लिए समस्या पैदा हो जाती है ना। तो ठीक है, तो इसके लिए इसका ये वाला है, बाकी नहीं है। ये बेनिफिनेंस लाभकारिता, इसमें क्या हो, रोगी के भले के लिए काम करना ना। कई बार लाइफ सपोर्ट हटाना कष्ट का कम कर सकता है, तो ये अलग बात है। और दूसरा क्या है, जस्टिस, जस्टिस तो अलग है। और ये कॉन्फिडेंशियलिटी, रोगी की जानकारी की गोपनीयता, इसमें ऑटोनॉमी से कोई डायरेक्ट क्लैश नहीं है, तो ये सब नहीं है, तीसरा ही है। चलिए, तो ये पेपर हो गया आप सबको। जो हिपोक्रेटिक ओथ से भी क्वेश्चन आया है, वो भी इसी से रिलेटेड है। किसे? हिपोक्रेटिक ओथ जो होती है, जिसमें डॉक्टर ये, हाँ, जी सर, डॉक्टर कि वो अपने पेशेंट को कभी हार्म नहीं करेगा। हाँ, तो ये रहा, ये ठीक दो है। बार क्वेश्चन आया है, जी सर। तो आज का ये पेपर हो गया, आप सबको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, इंतजार करते हैं हम, इस सच में कुछ लगा कि नहीं लगा ना। और जो क्वेश्चन बच गए हैं आप खुद भी खोजिएगा। और आप लोग सपोर्ट करने का मतलब ये है कि सब लोगों ने जिम्मेदारी ली थी 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ाने की, क्योंकि ये आपका अपना काम है, मेरा नहीं ना, किसी एक का नहीं। तो कुछ लोगों ने किया, जिन जिन लोगों ने किया है वो नाम बता दिए थे, अनाउंस हो जाएगा। मेरा पूरा हो गया, 12 कैंडिडेट कंप्लीट हो अरे गया। वाह वाह, मनीष जी के लिए तालियां। इन्होंने पूरा कर दिया, वाह बहुत अच्छे। तो 10-10 सबको करना है ये। आप जैसे 3 ऋण होता है, तो यहाँ भी एक ऋण है आप ऋण होने के लिए, है ना। तो ये करिएगा जरूर से। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए मनीष